जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ऐसा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। आज का जो ज्योग्राफी का टॉपिक रखा गया है नदी तंत्र का। नदी तंत्र में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। और यह सेकंड वीडियो है, पहला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास उसमें किया गया है। चलिए शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करने से पहले आपको दो लाइन सुनाएंगे कि सोच से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, कि सोच से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलना है, गिरना है, उठना है, फिर चलना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी किस्मत खुद ही बनाओ, अपनी किस्मत खुद ही बनाओ। जो किस्मत में नहीं है वो पा कर दिखाओ, जो किस्मत में नहीं है उसे पा कर दिखाओ। और इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र, जो अक्सर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय क्या होता है भाई, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होते हैं क्या। तो ये जो होते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जो हिमालय नदी की ओर की अपेक्षा अधिक पुरानी है। बिल्कुल बात सही है। सबसे पुरानी जो है अपवाह तंत्र में कौन आती है, तो ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र आती है। जो हिमालय नदी जो हिमालय से जो नदी निकली उसको बोलेंगे हम लोग क्या, हिमालय नदी तंत्र बोलेंगे। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदी जो है हिमालय से पहले ये बहती आ रही थी और ये पुरानी है। और यहाँ की नदियाँ चौड़ी हैं, उथली घाटियाँ हैं, ढाल प्रवण है और अत्यंत मंद और प्रौढ़ अवस्था में, मतलब कि सतही रूप ले लिया है। बहते बहते क्या हो गया, सतही प्रौढ़, मतलब कि प्रौढ़ अवस्था में आ चुकी है। और यहाँ का प्रमुख जो है जल विभाजक कहाँ होती है, किस घाटी में, तो ये पश्चिमी घाटी में हुआ है। पश्चिमी घाट में हुआ है। अधरोपित और पुनर्यवन के कारण ये कई क्षेत्रों में प्रपातों का निर्माण करती है। तो ये जो नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय नदी तो तंत्र जो है ये प्रपातों को, जल प्रपात का निर्माण करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। सुविधा की दृष्टि से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग में जो बांटा गया है, पहला जो भाग याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गई। दूसरा जो हो गया अरब सागर में जो गिरने वाली जो नदी हो गया। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को कितने भाग में बांटिएगा, तो दो भाग में। पहला कौन, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ एक होता है, दूसरा हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ध्यान रखेंगे। लेकिन बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीपीय जो नदी है कौन कौन से आती है बंगाल की खाड़ी में, स्वर्णरेखा नदी आ गया, स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी नदी हो गया, ब्रह्मणी नदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, महानदी हो गया, कावेरी हो गया। ये सब जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अब अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती याद रखेंगे, माही हो गया, साबरमती हो गया, पेरियार हो गया और मांडवी हो गया और जुआरी जो हो गया। आपको ध्यान रखेंगे ये अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिर रही हैं, तो नर्मदा, ताप्ती गिरती हैं, बिल्कुल गिरती है। माही नदी जो अरब सागर में गिरती है बिल्कुल गिरती है। साबरमती गिरती है, बिल्कुल गिरती है। पेरियार, हाँ, मांडवी और जुआरी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख जो नदी तंत्र जो है, ध्यान रखेंगे। अब इतना ही से काम नहीं चलेगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ पर, चलिए देखते हैं। महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से, तो ये एक सिहुआ पहाड़ी है। सिहुआ एक पहाड़ी जो है, सिहुआ की पहाड़ी से महानदी का उद्गम जो हुआ है एक पठार से। वो वहाँ पर एक पठार है अमरकंटक की पठार से। पठार पूछेगा तो पठार से जो हुआ है अमरकंटक के पठार, ठीक है ना। सिहुआ पहाड़ी से निकला हुआ है कौन सी नदी, ये महानदी का उद्गम स्थल है, जो ध्यान रखेंगे। शिवनाथ, हंसदेव, मंड, इब, जोंक, तेल, यह किसकी सहायक नदी है, तो यह महानदी की सहायक नदी है। तो जोंक पूछेगा किसका, तो महानदी। तेल पूछेगा, महानदी हो गया। इब पूछेगा, महानदी की सहायक। हंसदेव, महानदी। शिवनाथ आपको महानदी का है, ये सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद हुआ, शिवनाथ, हंसदेव, मांड, इब, जोंक, तेल महानदी की सहायक नदी है।
जो इसका उद्गम स्थल जो अभी याद हो चुका है, सेवा पहाड़ी अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक के पठार से निकले हुआ। अब देखिएगा हीराकुंड बांध और टिकरापाड़ा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध और टिकरापाड़ा जो है महानदी पर बनाया गया है, बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी पर कौन से दो परियोजना जो बांध बनाए गए हैं? हीराकुंड बांध और टिकरापाड़ा बांध। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, महानदी पर बनाया गया है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये गोदावरी जो है, गोदावरी की कितनी लंबाई है? तो आपको 1465 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम, तो ये आपको गोदावरी याद रखेंगे, 1465 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और इस प्रकार दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जानते हैं? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को बोलते हैं। अब जो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? गोदावरी को उद्गम स्थल त्र्यंबकम की नासिक पे पहाड़ी से हुआ। त्र्यंबकम की पहाड़ी जो नासिक में पड़ता है, यहीं से इसका उद्गम स्थल हुआ है। मंजीरा नदी, गोदावरी नदी कहाँ मिलती है? मंजीरा और गोदावरी नदी कहाँ मिलती है? तो हैदराबाद के पास में जाके मिल जाती है। मंजीरा नदी हो गया। और गोदावरी नदी कहाँ पर जाके मिलती है? तो आपको हैदराबाद के पास जाकर ये मिल जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सा है? तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ में जो याद कीजिए, पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, पेन गंगा हो गया, वेन गंगा हो गया, प्राणहिता हो गया, इंद्रावती हो गया, सबरी हो गया, परवरा हो गया, ताल, मंजीरा, मानेर। ये जितने भी आपकी सहायक नदियां हैं, ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी हैं। तो गोदावरी की चलिए सहायक नदियाँ एक बार याद किया, पूर्णा, वर्धा, पेन गंगा और बेन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, परवरा, ताल, मंजीरा और मानेर, ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। अब गोदावरी के नदी द्रोण का विस्तार किन किन राज्यों में हुआ है? तो ये जो है गोदावरी नदी के जो है द्रोण जो है, इस गोदावरी नदी का द्रोण जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो गोदावरी नदी का सबसे ज़्यादा द्रोण कहाँ देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र में। उसके बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है द्रोण देखने को मिलता है। द्रोणी देखने को मिलता है कहाँ? ये गोदावरी के द्रोण विस्तार है कहाँ कहाँ से? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ये गोदावरी नदी का द्रोणी का विस्तार हुआ है। द्रोणी का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो पहली तो हो गया आपको गोदावरी हो गया, और दूसरी पूछेगा तो कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। और 1465 किलोमीटर आपको किसका है? गोदावरी का है। कृष्णा का कितना हो गया? 1400 किलोमीटर। ठीक है, इसी को याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदी कृष्णा हो गया, पहला हो जाएगा गोदावरी 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो महाबलेश्वर के पहाड़ी से हुआ है, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ। अब देखेंगे महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सिहाद्री के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो सिहाद्री के नाम से जानते हैं। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है, पश्चिमी घाट से। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी किसका है? तो यह तुंगभद्रा है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बताएंगे तुंगभद्रा। तो कृष्णा की सहायक नदी का नाम क्या हो गया? तो तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है किन राज्यों में विवादित है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में यह कृष्णा नदी जल विवाद है। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो क्वेश्चन पूछता रहता है, किन किन राज्य में विवाद है? तो आंध्र प्रदेश में है भाई, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में जो है कृष्णा नदी जल विवाद हमेशा चर्चा में बना रहता है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा ये जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा है। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा कौन? तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी का संयुक्त डेल्टा। और सबसे बड़ा क्या होगा? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। और दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी का संयुक्त आपको डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। और तुंगभद्रा की सहायक नदी जो
हगरी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जल विद्युत परियोजना के लिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन से? तो हगरी जो है, हगरी, कहीं 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 हंगरी भी देता, हंगरी भी लिखता है, हंगरी भी लिखता है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं करना, हंगरी या हगरी जो है ध्यान रखेंगे ये किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो हगरी किसकी है? तो ये तुंगभद्रा की सहायक है। तो हगरी पर कौन सी परियोजना? तो जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। कृष्णा की प्रमुख जो है सहायक नदियाँ, चलिए कृष्णा की सहायक नदियाँ में देखेंगे कोयना, कोयना किसकी सहायक है? कृष्णा। वर्णा कृष्णा, पंचगंगा और दूध गंगा आपको कृष्णा, घाट प्रभा कृष्णा, माल प्रभा भीमा, तुंगभद्रा और मूसी ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो कोयना पूछेगा किसकी सहायक नदी? कृष्णा नदी की। वर्णा पूछेगा किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। पंचगंगा और दूध गंगा तो आपको कृष्णा की। घाट प्रभा माल प्रभा तो कृष्णा की। भीमा तुंगभद्रा, भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा का। मूसी पूछेगा किसकी सहायक है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। और इसी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं विजयनगर की जो स्थापना जो हुआ है किस नदी के किनारे पर है? तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। तो विजयनगर के हरिहर और भूखा ने स्थापना किया था। तो ये विजयनगर जो है किस नदी के किनारे पर है? तो ये आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर बसा हुआ है। आगे बात करते हैं कावेरी नदी का उद्गम जो क्षेत्र जो है, कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के कोडयू जनपद की ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम हुआ है जो 1341 मीटर है। ब्रह्मगिरी की जो है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र में जो क्षेत्रवार जो है कावेरी नदी के जो अपवाह जो क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ बहती है? तो कावेरी नदी जो है आपको तमिलनाडु और पुडुचेरी में कितने परसेंट? 56% बहती है। और कर्नाटक में 41% बहती है और केरल में 3% बहती है। तो ध्यान रखेंगे कावेरी नदी जो है कहाँ किस किस राज्य में बहता है? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में 56% बहता है, कर्नाटक में 41% और केरल में 3% बहता है, केरल में 3%। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि कावेरी नदी इनमें से निम्नलिखित में कौन में से नहीं गुजरता है? तो याद रहेगा तो ना बताएंगे, छाड़ देंगे ऑप्शन। तमिलनाडु पुडुचेरी में 56%, कर्नाटक में 41 और केरल में 3% नदी का जल का बहाव है आपको कावेरी नदी के बारे में। आगे बात करते हैं शिव समुद्रम और होगेनेल जलप्रपात। होगेनेल जलप्रपात जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम और होगेनेकल जो है, होगेनेकल जो जलप्रपात जो है आपको किस नदी पर? होगेनेकल जलप्रपात याद कीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है। होगेनेकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। आपको शिव समुद्रम परियोजना आपको कावेरी नदी पर बनाया गया है, इस पर हमेशा ध्यान रखेंगे। शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप का संबंध जो है कावेरी नदी पर। शिव समुद्र और श्रीरंगपट्टनम जो नदी जो है किसका संबंध है, किस नदी से? तो आपको ध्यान रखें कावेरी नदी से है। और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको? तो दक्षिण भारत की गंगा आपको कावेरी नदी को। और दक्षिण की देखिए, दक्षिण भारत लग जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है आदमी। दक्षिण की गंगा केवल पूछेगा, दक्षिण की गंगा आपको कावेरी। देखिएगा दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा पूछेगा कावेरी है। याद हुआ? दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा। और दक्षिण भारत की गंगा आपको गोदावरी और दक्षिण की गंगा आपको कावेरी, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के वह नदी जो तीन बार दो धाराओं को विभाजित करती है। प्रायद्वीपीय के जो है वो नदी जो है 3 बार 2 धारा को विभाजित करती है, कौन? तो कावेरी नदी जो है जो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत की वो जो नदी जो है 3 बार 2 धारा को विभाजित करती है, 3 बार 2 धारा को विभाजित करती है, ध्यान रखेंगे इस बात को।
आगे बात करते हैं, कावेरी नदी अफवाह क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कावेरी जो नदी जो है आपको धान की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ पर धान की खेती ज़बरदस्त लगता है। कावेरी नदी का समुद्र से मिलन कहाँ होता है? तो कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको कावेरी नदी जो है किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। दे देगा आपको कि कावेरी नदी किस में गिरती है, और अब सागर में बंगाल की खाड़ी। तो कावेरी नदी जो है कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल जाके गिराती है। कावेरी नदी के दाहिने के तट पर मिलने वाले कौन कौन नदी हो गया उसकी नदियाँ? तो कावेरी नदी के दाहिने तट पर जो है आपको हेमावती हो गया, हेमावती, लोका लोका लोकापावनी हो गया, और हेरांगी हो गया, हेरांगी, सिमसा हो गया, अर्कावती जो हो गया। ये कावेरी की जो है बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां है। तो चलिए, कावेरी की जो सहायक नदियां जो बाएं के तट पर मिलती है, हेमावती कावेरी की सहायक है, लोकापावनी जो है कावेरी के बाएं तट पर मिलती है, हेरांगी आपको कावेरी के आपको बाएं तट पर, सिमसा किसकी सहायक है? तो कावेरी की, और अर्कावती पूछेगा तो अर्कावती कावेरी की, हेमावती और लोकावनी और हेरांगी और सिस्मा ये पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सहायक नदी याद रखेंगे। अब देखेंगे कावेरी के दाहिने तट पर मिलने वाले। तो कावेरी के दाहिने तट पर मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हो गया? तो लक्ष्मण तीर्थ हो गया, काबिनी हो गया, सुवर्णवती हो गया, नोवाऊ हो गया, भवानी हो गया, और अमरावती हो गया। ये कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इसे ध्यान रखेंगे। तो कावेरी के दाहिने तट पर मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ याद कीजिए। दक्षिण तीर्थ हो गया, काबिनी हो गया। काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो काबिनी आपको कावेरी की सहायक नदी है जो दाहिने के तट पर मिलती है। सुवर्णवती कावेरी की सहायक नदी है, नोवाऊ और भवानी कावेरी की सहायक नदी, और अमरावती जो है, अमरावती ये किसकी सहायक है? तो कावेरी की सहायक नदी है, जो आपको कहाँ मिलती हैं? आपको दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन कारणों से कावेरी नदी सदा नीरा की प्रकृति बनी रहती है? मतलब कि कहने का मतलब है कावेरी नदी में हमेशा जल हमेशा बना रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कारण इसलिए है, उसमें जल हमेशा रहता है। देखिएगा, एक और ध्यान रखिएगा, सदा नीरा। तो सदा नीरा आपको गंडक को बोला गया है, गंडक को भी बोलते हैं, ठीक है ना, गंडक को। लेकिन ये सदा नीरा जो है किसके कारण जो है आपको कावेरी में हमेशा जल बना रहता है? तो कारण क्या है भाई? तो आपको कारण जानिए कि कारण ये है कि ऊपरी घाटी में दक्षिण पश्चिम मानसून है। ऊपरी घाटी में कैसे होगा? तब दक्षिण पश्चिम मानसून है, और निचली घाटी में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा जो है यहाँ पर पर्याप्त वर्षा किया जाता है। वहाँ पर आपको दक्षिण पश्चिमी का मानसून आ जाता है, उधर जो निचली घाटी में आपको उत्तर पूर्वी मानसून आ जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था? कि निचली घाटी में कौन सा मानसून आता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून आता है। और ऊपरी घाटी में कौन सा मानसून आता है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून आता है, पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है आपको ऊपरी घाटी में। निचली घाटी में कौन? उत्तर पूर्वी का मानसून आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसके चलते भारी खूब बारिश होती है। इस नदी में पानी की कमी नहीं रहती है, इसलिए कावेरी को सदा नीरा के नाम से जानते हैं। तो दोनों कारण समझिए, ऊपरी घाटी, निचली घाटी, ऊपरी घाटी में दक्षिण पश्चिमी, निचली घाटी में उत्तर पूर्वी मानसून के चलते। ये सब मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसी का। अब बातें करते हैं किस नदी डेल्टा के बारे में कहावत है कि अपनी भूमि एक हाथी बैठने में घेरता है। एक हाथी बैठने में घेरता है और उतने में 7 व्यक्ति के लिए अन्न पैदा कर देता है। नहीं समझ में आया? एक कहावत जो है किस डेल्टा के बारे में कहा गया है? कहावत जो डेल्टा के बारे में कहा है, जितनी भूमि में एक हाथी बैठने में वो अपना जगह छेंकता है, उतने में 7 व्यक्ति के लिए अन्न पैदा कर देता है। ये आपको कावेरी डेल्टा कर देता है। समझ में आ गया कितना उपजाऊ भूमि है यहाँ के? एक हाथी जो बैठ जाएगी उतना पर, उस जमीन भूभाग पर बैठ जाएगी, लेट जाएगी, उतना जमीन में है ना, उतना पैदावार जो है 7 व्यक्तियों का अनाज पैदा कर देता है कावेरी डेल्टा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कहावत के तौर पर है। चलिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
बैगई नदी का संबंध किस राज्य से? तो बैगई नदी का जो है तमिलनाडु का से। तो बैगई नदी का जो संबंध किस राज्य से है? तो बैगई तमिलनाडु से है। मदुरै जो है, मदुरै किस नदी के तट पर है? तो बैगई नदी के। मदुरै जो है किस नदी के तट पर रहता है? आपको बैगई नदी के तट पर मदुरै है। और बैगई नदी का संबंध किस में? तो तमिलनाडु में जाएगा। बैगई नदी पर मदुरै जाएंगे तो यही इसी नदी के किनारे बसा हुआ है मदुरै। बैगई नदी जो है समुद्र से मिलान किस स्थान पर होता है? तो पाक की खाड़ी में। तो क्वेश्चन पूछता है कि समुद्र में बैगई नदी कहाँ पर जाके मिलती है? तो पाक की खाड़ी में जाके मिलती है। पाक की खाड़ी में जाके मिल जाती है बैगई नदी। कृष्णा कावेरी नदी के मध्य जो है किस नदी का अपवाद क्षेत्र है? तो कृष्णा और कावेरी नदी के जो है मध्य में पेन्नार नदी का अपवाद क्षेत्र है। कृष्णा कावेरी नदी के मध्य में किस नदी का अपवाद क्षेत्र है? तो पेन्नार नदी का अपवाद क्षेत्र जो है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? गरसोप्पा जलप्रपात है आपको शरावती नदी पर बनाया गया गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखेंगे तो आपको शरावती नदी पर बनाया गया है गरसोप्पा, जो कर्नाटक में है। आगे बात करते हैं, केरल की सबसे बड़ी नदी अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से कौन हो गया? भरतपुझा नदी जो अन्नामलाई के उद्गम स्थल से हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि केरल की सबसे बड़ी जो है अपवाद क्षेत्र के दृष्टि में सबसे बड़ी नदी का नाम बताएंगे। केरल की सबसे बड़ी अपवाद क्षेत्र वाली नदी क्या? भरतपुझा नदी। तो क्वेश्चन पूछेगा भरतपुझा जो नदी कहाँ है? केरल में। केरल की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? भरतपुझा नदी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी से उत्पन्न हुआ है। भरतपुझा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। और केरल की है ना, केरल की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन फंस गया ना, देखिएगा। तो ये पेरियार नदी है। और यहाँ पर क्या हो गया? ये अपवाह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया। अपवाह है ना, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भरतपुझा नदी जो है सबसे बड़ी हो गया। केरल की सबसे बड़ी नदी पूछेगा, अपवाह क्षेत्र की नहीं पूछेगा। तो ऐसे पूछेगा तो आपको पेरियार याद रखेंगे। जिस शब्द में लग जाएगा केरल के सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र में तो भरतपुझा नदी याद रखेंगे। केरल की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो पेरियार नदी क्वेश्चन करके आना है, जो अन्नामलाई की दोनों पहाड़ी मन की इससे दोनों से निकला हुआ है। तो दोनों कंप्लीट हो गया। सिंपल सी भाषा में पूछेगा तो केरल अपवाह क्षेत्र लग गया तो भरतपुझा नदी केरल का। तेरे खोल नदी किस राज्य की सीमा पर है? तेरे खोल नदी जो है किस राज्य में सीमा बनाती है? तो गोवा और आपको महाराष्ट्र में तेरे खोल नदी सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, बताएंगे तेरे खोल नदी जो है किन दो राज्य में सीमा बनाती है? तो गोवा और महाराष्ट्र में तेरे खोल नदी जो है आपको सीमा बनाती है। देख रहे हैं, ऐसा नाम है तेरे खोल नदी, पहली बार मिल रहा है। गोवा में दो प्रमुख नदी तो आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, मांडवी और जुआरी। गोवा की जो प्रमुख नदी का नाम बताएंगे। गोवा की जो प्रमुख नदी जो है मांडवी और जुआरी जो है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। गोवा की प्रमुख जो नदी कौन है? मांडवी और जुआरी जो है, इस बात को हमेशा स्मरण रखेंगे। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी घाटी पर चलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी घाटी जो बनाया गया है, नदी घाटी किस नदी पर कौन कौन सा घाटी मतलब कि परियोजना जो शुरू किया गया है? चलिए पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। निजाम सागर परियोजना किस नदी पर? क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निजाम सागर जो परियोजना है किस नदी पर? तो मंजरा नदी पर। और ये कहाँ पर है? निजाम सागर तेलंगाना में। तो निजाम सागर परियोजना किस नदी पर? तो मंजरा नदी पर। मंजरा नदी पर कौन सी परियोजना? तो निजाम सागर परियोजना कहाँ है? तो तेलंगाना में है, ध्यान रखेंगे। अलमाटी बांध परियोजना, अलमाटी परियोजना जो है कृष्णा नदी पर। अलमाटी तो ऐसे जी देखे होंगे, कृष्णा भगवान जो है माटी खाए थे तो ब्रह्मांड दिख लिया था ना उनको, मम्मी को। तो इस तरह याद रखें अलमाटी, तो कृष्णा जी से याद रखेंगे अलमाटी कृष्णा नदी। तो ये कर्नाटक। तो कृष्णा जी क्या करते थे? नाटक करते थे। कृष्णा भगवान क्या करते थे? कृष्णा भगवान नाटक करते थे। किस चीज़ को खाने के लिए? माटी को। तो अलमाटी तो याद हो गया इस बात को। तुंगभद्रा परियोजना जो है, तुंगभद्रा तो तुंगा और भाद्रा के संगम पर है। तो तुंगभद्रा परियोजना पूछेगा किस राज्य में? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, है ना। तुंगभद्रा ये आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा परियोजना है, याद हो गया। तुंगा और भद्रा के संगम पर तुंगभद्रा परियोजना है, जो आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। श्री शैलम परियोजना, कौन सी परियोजना जी? श्री शैलम परियोजना। श्री शैलम, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, श्री कृष्णा बोलते हैं ना, तो श्री कृष्णा बोलते हैं। तो श्री कृष्ण में तो श्री वाला यहाँ पर निकाल लीजिए। श्री शैलम का हो गया क्या? कृष्णा। तो श्री
श्री कृष्ण हो जाएगा तो कृष्णा नदी पर, तो श्री सैलम कृष्णा नदी पर ये बनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये जो है श्री सैलम जो परियोजना जो है शुरू किया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अर्जुन सागर बांध परियोजना। अर्जुन सागर जो बांध परियोजना जो किस नदी पर, तो कृष्ण भगवान किसके साथ थे? अर्जुन के साथ थे ना, नागार्जुन सागर। तो देखें ना नागार्जुन, तो अर्जुन का उच्चारण आ रहा है, तो कृष्ण भगवान और अर्जुन का साथ जो था याद रखेंगे। नागार्जुन पूछेगा तो कृष्णा नदी याद रखेंगे। तो आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना जो है ये गोदावरी में, पोचमपाद गोदावरी आंध्र प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना पूछा था किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना? पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। मचकुंडा परियोजना जो है, मचकुंडा परियोजना किस मचकुंडा नदी पर है। अब क्वेश्चन पूछेगा मचकुंडा परियोजना जो है किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कौन सी परियोजना जो है? मचकुंडा परियोजना मचकुंडा नदी पर है। रामगुंडम परियोजना, रामगुंडम, तो गोदावरी नदी पर रामगुंडम परियोजना जो है। अब रामगुंडम परियोजना कहाँ है? तो तेलंगाना में है। रामगुंडम पूछेगा परियोजना कहाँ है? तो तेलंगाना में। रामगुंडम परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपको गोदावरी नदी पर है। इडुक्की परियोजना कौन सी परियोजना जी? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना जो किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना जो है किस राज्य में है? तो आपको केरल में याद रखेंगे, केरल में। उकाई परियोजना, उकाई तो ताप्ती नदी पर, तापी नदी पर, ताप्ती नदी पर जो है उकाई परियोजना गुजरात में, ठीक है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं काकरापारा जो है कौन सी जी? काकरापारा ताप्ती नदी पर है। उकाई और ताप्ती जो है ये गुजरात में है। उकाई और काकरापारा जो है ये दोनों ताप्ती नदी पर है, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। शरावती जल विद्युत परियोजना जो है, शरावती जल विद्युत परियोजना शरावती नदी पर जो आपको किन किन राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में है। कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में ये आपको शरावती जल परियोजना जो है आपको शरावती नदी पर, ये आपको कर्नाटक में, तमिलनाडु में और गोवा में ये परियोजना है शरावती परियोजना। कोयना परियोजना कौन सी परियोजना सर? कोयना परियोजना कोयना नदी पर बनाया गया है। और कोयना परियोजना किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में जो है कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। तेलांगू गंगा परियोजना, तेलांगू गंगा परियोजना था कृष्णा नदी पर। तेलांगू गंगा परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो तेलांगू गंगा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और तेलांगू गंगो परियोजना जो किन किन राज्यों में? तो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये आपको तेलांगू गंगा परियोजना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना सर? आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। चलिए सर, मेहनत हमारा अधिकार क्षेत्र में है, देखना और आपको नहीं देखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास रखिए और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो धैर्य के साथ एक बार वीडियो को देख लीजिए, पूरा नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। एक बार दो बार देख लेंगे, पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ेगा, सब क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। व्हीलर द्वीप जो है आपको उड़ीसा के तट पर है। व्हीलर जो है आपके उड़ीसा के तट पर है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। व्हीलर द्वीप जो है आपको कहाँ पर? तो उड़ीसा के तट पर। तो ये किस खाड़ी में, किस खाड़ी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदी, तो ये आपका ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी जो है ध्यान रखेंगे, व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा के तट के पास बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो आपको ब्राह्मणी नदी गिरती है, ब्राह्मणी नदी जो है गिरती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पंबा नदी और अन्नामलाई की पहाड़ी से निकल कर किस झील में गिरती है? तो वेम्बनाड झील में गिरती है। ये पंबा नदी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलकर ये झील में गिरती है, कि झील में जाके गिर देती है, तो वेम्बनाड झील में जाके गिरती है। कौन सी नदी जो है आपको? पंबा नदी जो है झील में गिरती है। किस झील में गिरती है पंबा नदी? तो वेम्बनाड झील में गिरती है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी से निकालकर पंबा नदी आपको वेम्बनाड झील में जाकर गिर जाती है। बड़ी नदी का संबंध जो है नदी में प्रभावित जल का आयतन से है, जबकि लंबी नदी का तात्पर्य जो है भौगोलिक लंबाई से है। देखिएगा, बड़ी नदी का संबंध जो है, जो बड़ी नदी को नहीं कहते सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, तो ये बड़ी नदी का संबंध क्या है? तो जल प्रवाह का आयतन से है, आयतन वाला से है। जबकि लंबी नदी का तात्पर्य क्या? भौगोलिक लंबाई से है, भौगोलिक लंबाई की है, ज्योग्राफिकल लेंथ से है।
अपवाह क्षेत्र से आयतन से है आपको बड़ी नदी। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया होगा। बड़ी और लंबी में कन्फ्यूजन नहीं दूर हो जानी चाहिए। चलिए ये तो हो गया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। अब यहाँ से शुरू करेंगे अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ में जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकल कर पश्चिम की तरफ एक भ्रंश घाटी में प्रभावित जो है अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी? तो आपको नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी जो है आपको ध्यान रखिए भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम किस पहाड़ी से? तो अमरकंटक की पहाड़ी से, और ये भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन पूछता है भ्रंश घाटी में कौन सी बहती है? तो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की लंबाई कितना है? कोड की तरह याद रखिए 1312 किलोमीटर इसका ये नर्मदा नदी की लंबाई है जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, और यह भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी जो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया। धुआंधार जलप्रपात पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो ये आपको नर्मदा नदी याद रखेंगे या नर्मदा नदी। नर्मदा का अपवाह क्षेत्र अवस्थित है। नर्मदा नदी जो है किन किन राज्यों में जाके बहती है? तो मध्य प्रदेश में 87%, 87%, गुजरात में 11.5% और महाराष्ट्र में 1.5% ये जल का बहाव है। तो ये आपको नर्मदा नदी का जल प्रवाह जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 87% में, गुजरात में 11.5 है और महाराष्ट्र में 1.5 है। ये नर्मदा नदी का जल का अपवाह क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तापी नदी का उद्गम स्थल जो है मुल्ताई की पहाड़ी से। तापी नदी का उद्गम स्थल जो है मुल्ताई की पहाड़ी से आपको सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। तापी नदी का उद्गम जो स्थल है मुल्ताई की पहाड़ी और सतपुड़ा के पहाड़, सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तापी नदी का किस पहाड़ी से? तो मुल्ताई की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। सतपुड़ा और अजंता के बीच में एक भ्रंश घाटी होती है। प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में एक घाटी जो है, ये घाटी है, इसी घाटी में नदी बहता है, ठीक है। तो यह ताप्ती नदी। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो बताएं दो नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। एक तो नर्मदा हो गया यहाँ पर, नर्मदा और ताप्ती जो हो गया भ्रंश घाटी में बहती है। तो ताप्ती नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है किसके किसके बीच में? तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में। तो ये सतपुड़ा और अजंता के बीच में ऐसे घाटी में ताप्ती नदी बहती है, ताप्ती नदी। कंप्लीट हो गया। सूरत जो है किस नदी के तट पर? तो सूरत जो है तापी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सूरत जो है डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, तो तापी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ध्यान रखेंगे। काकरापारा और उकाई परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो काकरापारा और उकाई परियोजना किस नदी पर? तो यह ताप्ती नदी पर बनाया गया है। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित पहाड़ी कौन है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी। तो नर्मदा और तापी के बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी। डेल्टा किसको कहेंगे? चलिए डेल्टा क्या कहेंगे? नदी जब समुद्र या झील में गिरने के दौरान वेग में कमी के कारण अपने मालवा का निक्षेप करने लगती है तब वह विशेष प्रकार का स्थल का निर्माण करती है, और इस स्थल को हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा कहते हैं। अब देखिए डेल्टा किसको कहेंगे? ये चलिए ये नदी जो है बह रही है, ये नदी है, इसका बहाव, ये पानी है, पानी बह रहा है, ठीक है। अब इसका बहाव का वेग है ना बहुत स्लो हो गया, बहुत ही कम हो गया ना। अब जो बहाव है तो ये आपको नदी तो जानते हैं मिट्टी लाती है, कंकड़ लाती है, लकड़ी लाएगी, मालवा लाएगी, ठीक है ना। ये सब बहा के यहाँ पर लाकर मिट्टी को जमाव कर देगा, एक ढेर बना देगा, इसे ढेर बना देगा। इसी ढेर को हम लोग क्या बनेंगे? इसी टीला बना देगा। इसी टीला को क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। इसी टीला को क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। बहाव का वेग क्या होता है? कम हो जाता है और वहाँ पर जमाव आकर हो जाता है। देखिए नदी के किनारे सब कचरा फैल जाता है, कचरा यहाँ पर बहाव का वेग कम हो जाएगा और वहाँ पर जाके डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, डेल्टा समझ लिए होंगे। अब एस्चुअरी से क्या समझते हैं? एस्चुअरी क्या होता है भाई? नदी के जल में तीव्र वेग के कारण जो होता है मुहाने पर मालवा का निक्षेप नहीं, नदी का मुहाना छिछला होने के कारण वो गहरा, मान के छिछला होने के वजह क्या होता है? गहरा हो जाएगा, और ऐसे मुहाने को एस्चुअरी कहेंगे। अब देखेंगे एस्चुअरी बताते हैं। एस्चुअरी क्या है? तो ये नदी जो बह रही है, ये नदी बह कर आ रही है, ऐसे ये पानी हो गया। अब पानी का वेग जो है ज़मीन पर पड़ेगा, ये ज़मीन पर पड़ेगा तो क्या करेगा? एक खड्डा खोद देगा, इसे गड्ढा खोद देगा,
गड्ढा खून देगा, ठीक है। तो ये गड्ढा खून देगा तो यही आपको एस्चुअरी बनाती है, गड्ढा खून देगा एस्चुअरी बना देती है। तो समझ लिए ना, तीव्र वेग के चलते देखेंगे वहाँ पर गड्ढा खोल देंगे, उसी को एस्चुअरी बोल देंगे। आगे बात करते हैं, साबरमती नदी का उद्गम जो है अरावली श्रेणी जो है राजस्थान से। साबरमती नदी का उद्गम जो है अरावली श्रेणी राजस्थान से हुआ है। अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद जो है किस नदी के किनारे, तो यही साबरमती के किनारे जो बसा हुआ है ना। साबरमती आश्रम जो है, ध्यान रखेंगे, ये अरावली श्रेणी से, अरावली श्रेणी में है, ठीक है ना, अरावली श्रेणी में ये है साबरमती का उद्गम। और ये जो अहमदाबाद जो है ये साबरमती के किनारे बसा हुआ है। और माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो माही नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो विंध्याचल पर्वत, कौन सा पर्वत जी, माही का हो जाएगा विंध्याचल पर्वत, ये धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो माही का उद्गम पूछेगा किस पर्वत से, तो विंध्याचल से। किस जिला से, तो धार डिस्ट्रिक्ट से माही नदी का ये जो है उद्गम स्थल है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, लूनी नदी जो राजस्थान के में अजमेर के, राजस्थान के अजमेर के नाग की पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। तो कच्छ के रण में कौन सी नदी मिल जाती है, तो लूनी नदी। तो राजस्थान के अजमेर के नाग की पहाड़ी में, है ना, नाग की पहाड़ी में जाकर कच्छ के रण में जाके मिल जाती हैं। तो किस पहाड़ी के पास लूनी नदी कच्छ के रण में जाके मिलती है, तो नाग की पहाड़ी। नाग की पहाड़ी देखने को कहाँ मिलता है, तो राजस्थान के अजमेर में। लूनी नदी जो है कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है, तो आपको कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। घग्गर नदी जो है शिवालिक पहाड़ी शिमला से निकलकर अंबाला, पटियाला, हिसार डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई हनुमानगढ़ जो राजस्थान के समीप भटनेर के राजस्थान में विलीन मरुस्थल में जाके विलीन हो जाती हैं। तो ये घग्गर नदी के बारे में था। तो ये भटनेर जो है राजस्थान में, जो वहाँ पर जाके मरुस्थल में जाके ये विलीन हो जाती है। कौन सी, घग्गर नदी कहाँ जाके विलीन होती है, तो ये मरुस्थल में। लूनी नदी कच्छ के रण में। तो समझ लीजिएगा इस बात को। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कौन सी नदी जो है राजस्थान की गंगा कहते हैं, राजस्थान की गंगा लूनी नदी जो है यही कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है। तो राजस्थान का गंगा किसको बोलते हैं, तो लूनी नदी को। लूनी नदी कहाँ जाके मिल जाती है विलीन, तो कच्छ के रण में। और एक और क्वेश्चन था, घग्गर नदी कहाँ मिलती है, तो राजस्थान के भटनेर में, ये मरुस्थल में जाके मिलती है। कर्क रेखा के 2 बार काटती है तो माही नदी। राजस्थान का गंगा लूनी नदी को। किस नदी के तट पर जमशेदपुर शहर बसा होती है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर आपको जमशेदपुर बसा हुआ है शहर। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाने के लिए दे दिया है। ये मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो बताएं प्रायद्वीपीय नदी के जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से सजाइए। चलिए उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाते हैं। तो उत्तर से लेकर दक्षिण में, चलिए उत्तर से में तो महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये 3 को याद रखेंगे, ये उत्तर से दक्षिण। और पेन्नूर, पलार और कावेरी और बेगई हो गया, ऐसे याद कर, 2 पार्ट में याद कर लेंगे। तो ये उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से है महानदी, उत्तर से शुरू करिए, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी और बेगई जो है याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को सजाने को दे देता है। अब देखेंगे यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से जो शुरू हो जाते हैं भारत के प्रमुख नदियाँ और उसके तथ्य पर हम लोग देखेंगे। भारत की प्रमुख नदियाँ और तथ्य पर देखते हैं। तो सिंधु नदी जो है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सिंधु नदी जो है आपको मानसरोवर झील के निकट है। सिंगी खम्बवान हिमनद से निकला जो तिब्बत से, ठीक है ना। तो ये सिंधु नदी का उद्गम कहाँ, तो मानसरोवर झील से निकलता है। सिंगी खम्बवान हिमनद से निकला हुआ है आपको तिब्बत से। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गया, सयोग हो गया, है ना, सयोग हो गया, गिलगित हो गया, जस्कर हो गया, हुंज हो गया, नुब्रा हो गया, सिगार हो गया, काबुल हो गया, पंचनद जो झेलम, और पंचनद में आपको कौन सा आ जाती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हो गया। तो ये आपको सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल के बारे में बताया गया है। अब ये कहाँ सिंधु नदी अपना मुहाना बनाती है, तो अरब सागर में सिंधु नदी आपका मुहाना अरब सागर में बनाती है। और इसके प्रमुख जो तथ्य क्या है, बुंजी के
पास जो गहरे गर्ज का निर्माण करती है, गहरा गर्ज का निर्माण सिंधु करती है। और इसके दाहिने तट पर लेह जो है शहर बसा हुआ है। तो सिंधु के दाहिने तट पर कौन सा बसा हुआ है? तो आपको लेह बसा हुआ है, लेह बसा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं झेलम की बातें। बेरीनाग के पास जो है शेषनाग झील जो है जम्मू कश्मीर के, तो ये आपको झेलम जो है बेरीनाग के निकट जो है शेषनाग से जम्मू कश्मीर में, तो ये झेलम जो है के किनारे जम्मू कश्मीर बसा हुआ है। इसकी सहायक नदी कौन है? किशन गंगा। किशन गंगा किसकी है? तो झेलम की सहायक है। पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से किस नदी को? तो झेलम नदी को जाना जाता है। जो किशन गंगा किसकी सहायक है? तो झेलम का। बेरीनाग के शेषनाग से जम्मू कश्मीर से निकलता है, तो झेलम जो है झेलम के किनारे जम्मू कश्मीर। चेनाब के संगम पर मुहाना बनाता है चेनाब। अब यह बुलर झील से होकर बहता है। कौन? झेलम। इसका बहाव जो विसर्पण, बहाव जो है सांप की तरह ऐसे ऐसे बहता है, ऐसे ऐसे, तो इसी को विसर्पण कहते हैं। झेलम विसर्पण करता है और भारत और पाकिस्तान की सीमा का समानांतर बहता है। ये पाकिस्तान की सीमा जो है इसी के समानांतर ये नदी बहता है। कौन? झेलम। और इसके तट पर श्रीनगर जो बसा हुआ है, श्रीनगर जो शहर जो है झेलम के किनारे, श्रीनगर जो शहर आपको ध्यान रखेंगे झेलम के तट पर बसा हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं चेनाब की बातें। चेनाब जो है केलोंग के निकट जो है टांडी में चंद्रा और भागा जो है दो नदियों के मिलन के बाद यह चेनाब। चंद्रा और भागा का उद्गम स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश के हिमाच्छिद जो चोटिया से, हिमाद्री जो चोटिया ये जो हिमाच्छिद्रित जो है चोटिया से आपको चेनाब नदी का उद्गम स्थल हुआ है। चंद्रा और भागा से हुआ है तो चेनाब। अब देखते हैं इसका चेनाब की सहायक नदियाँ कौन है? झेलम, रावी, तवी। तवी किसकी सहायक नदी है? तो चेनाब का। रावी पूछता है, रावी किसकी सहायक है? तो चेनाब का सहायक नदी। झेलम पूछता है, झेलम चेनाब की सहायक। ये मुहाना कहाँ बनाती है? तो सतलुज में मुहाना बनाती हैं। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो गया? चेनाब हो गया। चेनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। रावी की बात करते हैं, ये कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रा से, रावी जो कुल्लू के रोहतांग दर्रा के जो पश्चिमी से हिमाचल प्रदेश में रावी नदी। ठीक है, इसकी कोई सहायक नदी है रावी की? कोई नहीं, सही है, सहायक नहीं है। अब देखते हैं मुहाना चेनाब जो पाकिस्तान के सराय सिंध के समीप में ये मुहाना बनाता है। पाकिस्तान जो है कि सराय सिंध में ये अपना मुहाना बनाता है। रावी लाहौर जो बसा हुआ, लाहौर जो है ना इसी रावी नदी किनारे पर बसा हुआ, लाहौर पाकिस्तान के। यह चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में प्रभावित होता है। तो पूछता रहता है चंबा घाटी कहाँ पड़ता है? तो आपको हिमाचल प्रदेश में है। जो चंबा घाटी का रावी नदी के द्वारा बनाया गया है, प्रभावित यहीं से होती हैं। तो ये तो हो गया। आगे बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। कौन सी नदी? अब ब्यास नदी की है। तो यह रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश हुआ है। यह सतलुज के मुहाना बनाते हैं, सतलुज नदी के मुहाना बनाते हैं ब्यास। अब बात करते हैं हरिके बैराज ब्यास और सतलुज के संगम पर यह बना हुआ है ब्यास। और इंदिरा गांधी नहर निकली गई है। तो इंदिरा गांधी जो नहर जो निकाली गई है यही हरिके बैराज से। तो ब्यास और सतलुज डिस्प्ले पर अच्छा से नहीं चल पाता है कॉलम, तो समझ लीजिएगा। हरिके बैराज से जो है ब्यास और सतलुज से आपको इंदिरा गांधी नहर जो निकाली गई है ब्यास से। और यह अफवाह क्षेत्र जो है केवल भारत में ही बहती है। तो ब्यास जो है केवल भारत में ही बहती है, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सतलुज जो नदी है, सतलुज के बारे में। तो सतलुज जो नदी जो है कहाँ पर? तो सतलुज जो है निकला हुआ है मानसरोवर के निकट जो है राकस ताल से। सतलुज जो है मानसरोवर के झील से राकस ताल के जो तिब्बत से निकला हुआ है ब्यास नदी। और चेनाब जो नदी है जो है याद रखें, चेनाब जो है चेनाब के संगम पर मुहाना बनाती है। इसका किनारे सतलुज नदी के किनारे कौन सा? लुधियाना और फिरोजपुर शहर बसा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे सतलुज नदी के किनारे कौन सा? सतलुज नदी किनारे के दो शहर कौन है? लुधियाना और फिरोजपुर। सतलुज नदी के किनारे कौन सा? तो लुधियाना और फिरोजपुर बसा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील के निकट चोमायुंडुम हिमनद से निकला हुआ है। चोमायुंडुम हिमनद से यह तिब्बत में है। आगे बात करते हैं इसके बाएं तट पर जो है नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसके बाएं तट पर ध्यान रखेंगे, इसके बाएं तट पर कौन सी हो जाएगी नदियाँ? तो इसके बाएं तट पर हमेशा ध्यान रखेंगे कौन सी नदियाँ हो जाएगी? इसके बाएं तट पर आपकी सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित,
बूढ़ी दिहांग और धनश्री कलंग जो है कलंग। दाहिने तट पर है सुमनश्री कामेंग और मानस और संकोच जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अब इसका मुहाना क्या हो गया, जमुना के नाम से पद्मा नाम से मिलता है। ये अपना मुहाना जो है ब्रह्म जमुना के नाम से मिल जाएगा आगे, पद्मा मेघना मिलकर बंगाल की खाड़ी मिलती है। अब देखिएगा जमुना कहाँ, बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से, जमुना के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। और तीस्ता नदी जो है जमुना के दाहिने तट पर आकर मिलती है, ठीक है। धुबरी के निकट जो है ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो धुबरी के पास जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये ब्रह्मपुत्र की बात था। संकोश जो है भूटान के हिमालयी क्षेत्र से इसका उद्गम है। संकोश नदी का जो है उद्गम किस पहाड़ी से, तो आपको भूटान की हिमालय के श्रेणी से हुआ है, इसके कोई सहायक नहीं है। यह ब्रह्मपुत्र के मुहाना, ब्रह्मपुत्र नदी के ये असम में आपको मुहाना बनाती है, ठीक है। असम और पश्चिम बंगाल के सीमा पर बनाती है, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है कौन सी नदी, असम और पश्चिम बंगाल के जो सीमा बनाती है संकोश नदी बनाती है, संकोश नदी बनाती है। चलिए आगे बात करते हैं। गंगा नदी थी उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गोमुख के निकट जो है हिमनद गंगोत्री हिमनद से भागीरथी से निकलता है। क्या समझे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है और देवप्रयाग और अलकनंदा से मिलने के बाद ये संयुक्त धारा ये अब बन जाती है और देवप्रयाग और अलकनंदा मिलेगी तो क्या हो गया, तो गंगा का निर्माण हो जाएगा, गंगा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाएं तट पर कौन क्या, गंगा के सहायक नदी में आपको बाएं तट पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा जो है ये सबसे लास्ट में कौन सी मिलती है, बाएं तट पर ये महानंदा है, गंगा की सहायक नदी है। दाहिने तट पर देखिएगा यमुना सोन टोन्स किसकी सहायक, तो गंगा के, यमुना सोन टोन्स जो है ये गंगा के दाहिने तट पर ये गंगा सोन टोन्स है। अब जो है इस पर ये भारत में पवित्र, ये भारत के जो है पवित्र नदी जो है और इसका राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। और भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो है, भारत का अफवाह तंत्र जो है गंगा नदी, कितना है 2 3, चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। गंगा नदी हो गया, अब यमुना की बात करते हैं, यमुना के बारे में। यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद से बंदरपुर से निकलती है। दाहिने तट पर सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, ये आपको यमुना के सहायक नदी दाहिने वाला। तो केन किसकी है, तो यमुना का, बेतवा हो गया, सिंध हो गया और चंबल हो गया। बाएं तट पर आइए, आपको टोन्स, हिंडन, सेंगर और रिहंद हो गया, किसका सहायक नदी है, यमुना के सहायक, ये सब सहायक नदी पूछता रहता है। और यह यमुना नदी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलता है, यमुना की बात करता है। और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। और हिमाचल प्रदेश में टोन्स यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश में टोन्स जो है आपको सबसे बड़ी यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, टोन्स है, जो हिमाचल प्रदेश में सहायक नदी। चंबल की बात करते हैं, चंबल है जनपाव पहाड़ी जो मऊ मध्य प्रदेश में। बाएं तट पर मिलने वाला बनास हो गया, बनास किसकी सहायक है, चंबल का, बनास पूछता रहता है, बनास किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको चंबल का। दाहिने तट पर देखते हैं चंबल के, तो चंबल की कौन कौन सहायक नदी, काली सिंध और पर्वती, काली सिंध और पर्वती किसकी सहायक, तो चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध पूछे या पर्वती पूछे तो क्या बताएंगे, तो ये चंबल की सहायक है। इसका जो है यमुना नदी जो है साहन इटावा के पास जाकर मिलती है, चंबल। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है आपको चंबल। चंबल को घड़ियालों की प्रकृति का आवास मानता है, सबसे ज़्यादा घड़ियाल कहाँ पाया जाता है, यही चंबल नदी में घड़ियाल पाया जाता है, प्रकृति का आवास मानता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें घड़ियाल, इसमें चंबल नदी में। और जो है ध्यान रखेंगे चंबल उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि के लिए जाना जाता है ना,
ये बीहड़ भूमि के लिए चंबल बोलते हैं। और यह अधरोपित नदी, अधरोपित है, अधोरोपित नदी। तो क्वेश्चन पूछे अधरोपित नदी कौन है, तो चंबल हो गया। बीहड़ नदी के नाम से तो चंबल को बना देता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन केन की बात करते हैं। केन, केन जो है ध्यान रखेंगे, ये केन कर्णवाती के नाम से भी जानते हैं। कैमूर की पहाड़ी, कटनी मध्य प्रदेश के पास। कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी, तो केन कर्णवाती। इसकी जो सहायक नदी क्या है, श्यामरी है, श्यामरी। यमुना और चिल्ला बांदा में जाके मिलती हैं। और इसके विशेषता जो है पांडव, पांडव प्रपात है, पांडव प्रपात। तो क्वेश्चन पूछता है पांडव प्रपात किस नदी पर, तो केन नदी पर है। पांडव प्रपात किस नदी पर, तो केन नदी पर है। सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। रिहांद इसकी सहायक है। उत्तर कोयल हो गया, जोहिला हो गया, गोपद कन्हार हो गया, इसकी सहायक नदी है। जोहिला, गोपद, कन्हार, कोयला, उत्तरी भले उत्तरी कोयला और रिहंद जो हो गया आपको सोन की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। ये गंगा, ये जो है सोन जो है गंगा नदी पटना के समीप जो है दानापुर में जाके मिलती है। दानापुर में जो है पटना के पास जाके सोन जो मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस नदी के बालू जो है पीले रंग के, पीले के रंग के होता है, जो सोना की तरह चमकते रहते हैं, इसलिए इसको सोन नदी के नाम देते हैं। और इसमें सोना भी क्या, सोना का कण भी पाया जाता है, इसलिए इसको सोन नदी या स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। बात समझिए। रामगंगा, गणसौर के निकट है, गढ़वाल के पहाड़ी से निकलता है रामगंगा। इसके साथ है खो, गंगन, गगन हो गया, और अरियल हो गया, अरियल, अरियल हो गया, गगन हो गया, खो हो गया। ये किसकी सहायक है, तो रामगंगा की सहायक है। कनौज में ये गंगा कनौज के निकट में, गंगा कनौज के निकट में मुहाना बनाती है। रामगंगा के बाएं तट पर मिलने वाली कौन सी, तो यह गंगा की बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो गया, तो यही रामगंगा हो गया। गंगा की सबसे बड़ी बाएं तट पर सहायक नदी कौन हो गया, तो रामगंगा। जिम कार्बेट से होकर बहता है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब जिम कार्बेट का नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है, जो जिम कार्बोनेट से होकर बहता है, इसलिए इसका रामगंगा कर दिया गया है नेशनल पार्क। गोमती देखते हैं, गोमती जो है फुलर झील से, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम है। इसकी कौन सा सहायक नदी है, साई, साई, साई किसकी सहायक है, तो गोमती का, सही हो जाएगा गोमती। और ध्यान रखेंगे गंगा गाजीपुर के समीप, गंगा गाजीपुर के समीप मुहाना बनाते हैं। लखनऊ और जौनपुर, सुल्तानपुर इसके निकट जो है शहर बसा हुआ है। तो गोमती के शहर क्या कहूँ, तो लखनऊ बसा हुआ है, जौनपुर बसा है, सुल्तानपुर बसा हुआ है। तीन ये जो शहर जो है उत्तर प्रदेश का गोमती के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। घगर, मानसरोवर झील के, मानसरोवर के चिमायुंगडुम के आपको तिब्बत के पठार से निकलता है, ठीक है ना। घग्गर जो है आपको मानसरोवर के निकट है। मापचा, माचपा चुम हिमनक से आपको तिब्बत के पठार से घगर निकलती हैं। और यह सरजू, इसकी सहायक नदी का सरजू हो गया, शारदा हो गया, राप्ती हो गया, छोटी गंगा हो गया, आपको घग्गर का सहायक है, घग्गर का। और गंगा बिहार में छपरा के पास मिलती है। घाघरा कहाँ मिलती है, छपरा में, घाघरा छपरा में, घाघरा छपरा में मिलती है, ध्यान रखेंगे। शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाल, घाघरा में मिलती है। गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी, घाघरा सीमा बनाती है, ध्यान रखेंगे। तीस्ता नदी पर बात करते हैं। तीस्ता नदी जो है इसका उद्गम कहाँ होता है, सिक्किम में, पाहुनरी हिमनद से, पाहुनरी हिमनद से, पाहुनरी हिमनद से किसका उदय हुआ है, तीस्ता का। इसका सहायक नदी क्या है, रंगीत है। रंगीत किसकी सहायता है, तीस्ता का। पाहुनरी हिमनद से सिक्किम में पड़ता है, जो आपको तीस्ता सहायक नदी रंगीत है। ये जो है ब्रह्मपुत्र जो है यमुना नदी, जमुना बांग्लादेश में इसको बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। यहीं पर जाकर अपना तीस्ता नदी जाके विलय होती है। तीस्ता के देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य में तीस्ता जल विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो क्वेश्चन पूछता है तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता जल विवाद है। गंडक नेपाल, गंडक कहाँ पर था, नेपाल में उद्गम है। गंडक की सहायक नदी कौन हो गया,
त्रिशूली हो गया, त्रिशूली हो गया, और मांडी मांडी हो गया, मांडी। मांडी त्रिशूली किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, गंडक की सहायक नदी है। अब देखते हैं गंडक कहाँ मिलती है, तो हाजीपुर में, है ना, हाजीपुर में, हाजी सोनपुर में, ध्यान रखेंगे, सोनपुर हाजीपुर में मिलती है। तो गंडक नदी जो है कहाँ गंगा में मिलती है, तो हाजीपुर सोनपुर में जाकर मिल जाती है। अब देखेंगे इसको, काली या त्रिशूली नदी के संगम बनाती है, काली और त्रिशूली ये संगम बनाती है। इसे नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी को नारायणी बोलते हैं, तो आपको गंडक को बोलते हैं नारायणी। और सदानीरा के नाम से भी बोलते हैं इसको, प्राचीन वेदों में बोलते हैं सदानीरा गंडक को। ये जो है त्रिवेणी